हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने याद होगा हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस जो सीएस एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वी सॉल्व दोज क्वेश्चंस, नियर अबाउट 27 to 28 क्वेश्चंस वी सॉल्व. And at that time I committed to you that in our next session we'll try to solve those questions which has already been asked in your examination from chapter 1, and today we are just going to complete that particular session. You have your assignment and there are some 20 to 21 questions. These are those questions which are asked in your examinations. तो चेक करें हम लोग, शुड वी चेक योर नॉलेज और आवर नॉलेज कि जो हम लोगों ने किया था दैट वाज ओके, और दोज थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन एग्जामिनेशन और नॉट. देखा जाए. जी सर, आप स्टार्ट करिए. क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है, और दिसंबर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. दिसंबर 2014 में द टर्म यूज फॉर प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग द कॉस्ट इज नोन एज. आते ही मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जब मैंने कॉस्ट का दिया था तो उसी में कॉस्टिंग का मतलब, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब और कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब समझाया था. फर्स्ट पेज खोले और आपको अपने आप पता चल जाएगा द मैथड टू कैलकुलेट कॉस्ट. द टर्म यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग द कॉस्ट. कॉस्ट को कैलकुलेट करने को के तरीकों को क्या कहते हैं? कॉस्टिंग कहते हैं. सर जी पूछ क्या रहे हैं आप? आपने तो पहले ही बता दिया था, आंसर आपके पास है भी. क्वेश्चन नंबर 2, विच एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट इज कॉमन इन प्राइम कॉस्ट एंड इन कन्वर्जन कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट ओवरहेड्स. कन्वर्जन कॉस्ट के लिए अगर हम बात करें तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग को डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स लगता है. तो कॉमन क्या दिख रहा है? डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर आंसर नंबर 4. आगे चले. डी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर डी. 3 जो आपका दिसंबर 2014 में ही पूछा गया था, द कॉस्ट दैट इंक्रीजेज इन द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी डिक्रीजेज विद द रेलिवेंट रेंज इज नोन एज. ओके, जरा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती है, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट होती है. 100 यूनिट्स हैं और 200 यूनिट्स हैं. जो फिक्स कॉस्ट होगी मान लेते हैं इसका भी 5,000 रुपये और इसका भी 5,000 रुपये. जो वेरिएबल कॉस्ट होगी एज एट द रेट ऑफ 500 रुपीज़, तो 500 एंड 1,000 रुपीज़. हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन 200 यूनिट का 5 रुपये के हिसाब से, 100 यूनिट का 5 रुपये के हिसाब से. अब मुझे इसको आराम से बताने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर हम देखें अब आंसर कहता है कि द कॉस्ट दैट इंक्रीजेज एज द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी डिक्रीजेज. अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम 200 से 100 हो रहा है, तो फिक्स कॉस्ट कम हुई क्या? नहीं सर. द कॉस्ट दैट इंक्रीजेज, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो कौन सी कॉस्ट इंक्रीज होगी? क्या कॉस्ट इंक्रीज हुई? नहीं सर. तो फिक्स कॉस्ट नीचे वाला आंसर आप टोटल फिक्स कॉस्ट हटा देंगे. टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये कम होने पर ये भी कम हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ. ये इंक्रीज होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो वेरिएबल कॉस्ट भी आंसर नहीं है. टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, दोनों आंसर नहीं. यानी आंसर हमारा एवरेज बेस्ड है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपया यहाँ भी है, 5 रुपया यहाँ भी है, ये भी नहीं है. तो एक ही आंसर बचा, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट. जरा उसको देख लेते हैं. 100 यूनिट का 55 रुपये और 200 यूनिट का, यूनिट कम हो गई, कॉस्ट बढ़ गई, तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट. दिस इज आवर आंसर. प्रूफ हो गया सामने, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, प्रूफ कर दिया. तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड एज कॉस्ट यूनिट ऑफ ब्रिक्स. मैंने लास्ट सेशन में आपको ब्रिक्स के बारे में ऐसे ही एग्जांपल दे दिया था. 1000 ब्रिक्स, हम एक ब्रिक्स की बात नहीं करते हैं, 1000 ब्रिक्स एक यूनिट की तरह यूज होता है. मैंने लास्ट क्लास में ऐसे ही बातों में आपको बता दिया था और वो आपके एग्जाम में आ गया था. रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है ये भी मैंने आपको डिटेल में सेकंड सेशन में बताया हुआ है अपने इंट्रोडक्शन में डिटेल में.
Relevant costs are those expected future cost which are essential but differ from alternative course of action. तो future cost आंसर है A. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर A. क्वेश्चन नंबर 6, द कॉस्ट ऑफ सेलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन एंड फोरगोइंग द अदर इज नोन एज. एक चीज को पाना और दूसरे को छोड़ना. याद होगा मैंने आपको बेसिक में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताया था और उसकी डेफिनेशन बताई थी. द वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट फॉरगॉन इन फेवर ऑफ एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. एक को पकड़ो दूसरे को छोड़ो, तो द वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट फॉरगॉन इन फेवर ऑफ एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दिस इज द सेम थिंग. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज योर आंसर. पॉइंट नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 7 आसान है, जो बताया है सब वही है. क्वेश्चन नंबर 7 दिसंबर 2014 में ही पूछा गया है. एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एंड मटेरियल दैट कैन नॉट बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड विद अ स्पेसिफिक सेलेबल कॉस्ट यूनिट इज नोन एज. मैं फिर से पढ़ता हूं क्वेश्चन. क्वेश्चन में दिया है एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एंड मटेरियल, एक्सपेंडिचर ऑन मटेरियल एंड लेबर दैट कैन नॉट बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड. कोई भी ऐसी कॉस्ट जो मटेरियल और लेबर पर की जाए और आइडेंटिफाई न हो सके विद ए स्पेसिफिक सेलेबल कॉस्ट यूनिट. प्राइम कॉस्ट में कोई भी चीज होगी वो सेलेबल यूनिट्स में आएगी, पक्की बात है, आएगी. ओवरहेड्स आएंगे. ओवरहेड्स की कॉस्ट को हम यूनिट्स में जोड़ते हैं. भाई सेल वैल्यू 20 रुपये है तो उसमें मटेरियल का दाम भी है, लेबर का दाम भी है, ओवरहेड्स का दाम भी है, सेलेबल प्रोडक्ट्स में शामिल है. डायरेक्ट कॉस्ट एबनॉर्मल लॉस, दैट्स इट. एबनॉर्मल लॉस कभी भी प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता और मैं ही आपको डिटेल में लास्ट क्लास में भी बता चुका हूं जी. आंसर नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 8 देखें. फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियड कॉस्ट रेदर देन अ प्रोडक्ट कॉस्ट. कौन पीरियड कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है, यानी कौन वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, मीन्स कौन सी फिक्स कॉस्ट है, ये आप बताओ. कौन सी फिक्स कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट क्या है. जब पीरियड कॉस्ट की डेफिनेशन दी थी मैंने आपको बताया था, पीरियड कॉस्ट मीन्स फिक्स कॉस्ट. डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट, अगर फैक्ट्री इक्विपमेंट की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट करता है और ये डायरेक्ट कॉस्ट में शामिल हो जाता है, ठीक है. कमीशन टू सेल्समैन सेल वैल्यू पर बेस्ड होता है, वेरिएबल होता है, फिक्स कॉस्ट नहीं होता. वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर डायरेक्ट वेजेस है, मशीन को ऑपरेट करने से रिलेटेड, तो डायरेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड है, फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये पीरियड कॉस्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट है. जबकि इंश्योरेंस ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट, इंश्योरेंस ये पीरियड कॉस्ट होती है, डिपेंड करता है टाइम पर, तो इंश्योरेंस आपका आंसर नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फुल कॉस्टिंग. मालूम है, यूनिट कॉस्टिंग कह लो या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कह लो, यूनिट कॉस्टिंग कह लो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कह लो, फुल कॉस्टिंग कह लो, सबका नाम एक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. आंसर नंबर डी, सबका आंसर नंबर डी आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. क्वेश्चन है फिक्स कॉस्ट रिमाइन फिक्स्ड ओवर अ शॉर्ट पीरियड. ना बना, फिक्स कॉस्ट लॉन्ग पीरियड में फिक्स होती है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड एंड विद इन अ रेलिवेंट रेंज. बिल्कुल सही है. फिक्स कॉस्ट मीन्स कॉस्ट रिमाइन कांस्टेंट विच टेंड टू रिमाइन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज फिक्स कॉस्ट. और मैंने ये बताया था और साथ में ये भी लिख दिया था, ओवर ए स्पेसिफिक एक्टिविटी ओवर अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी अप टू 100% लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारी फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है. ये मेरा रूम है, इसमें हम 50 बच्चों को पढ़ा सकते हैं. अब 10 बच्चे आए या 50 बच्चों तक जितने बच्चे आएंगे मेरे लिए रूम 10,000 रुपये का होगा, पर मंथ रेंट जाएगा. जैसे ही इसमें 2 बच्चे आए, एक बच्चे एक और अटैच हुए तो मुझे एक और रूम लेना पड़ेगा 10,000. यानी ओवर ए स्पेसिफिक रेंज इट इज़ फिक्स्ड और लॉन्ग रन के लिए फिक्स होता है. तो आंसर नंबर बी ऑटोमेटिक समझ में आ गया, फिक्स कॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज एज कॉस्ट यूनिट इन सीमेंट इंडस्ट्री. सीमेंट इंडस्ट्री में टन, ठीक है, किलो नहीं, किलो ना, गैलन ना, लिक्विड थोड़ी है, तो पर टन. आंसर ए, 11 का आंसर ए. क्वेश्चन नंबर 12, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, processes, activities or products and the analysis of variance, profitability or the social use of fund. The establishment of budgets, budget बनाना, standards देखना, actual cost of operations, processes को देखना, activities और products, ये तो cost की चीज़ें, and the analysis of variance cost में आता है. Profitability और the social use of funds is known as, ठीक है, costing, cost accounting, cost accountancy, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ए और बी में
ए और बी में आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर बी। कॉस्ट अकाउंटिंग, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें यही सारी चीज़ें आएंगी। बजट्स को बनाना, स्टैंडर्ड्स को बनाना, वेरिएशंस को देखना, प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ को तैयार करना प्रोडक्ट से रिलेटेड, और प्रॉफिटेबिलिटी को देखना। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग जिसमें कॉस्टिंग भी आएगा, जिसमें कॉस्टिंग मेथड कहीं नहीं लिखा है, मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट कहीं नहीं लिखा है, ज़रा ढंग से देखें तो केवल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग से रिलेटेड है जी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कॉस्ट विच आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट एंड देन इंक्रीजेस एट अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट। मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, एट गिवन लेवल ऑफ आउटपुट हमारी ये कॉस्ट फिक्स है, इसके बाद जाने पर कॉस्ट फिर बढ़ जाएगी, ये स्टेप फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट पढ़ाया हुआ है आपको, आंसर सामने है, स्टेप कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरेस्ट ऑन इंटरनली जनरेटेड फंड, मैंने ये लास्ट क्लास में भी आपको क्वेश्चन करवाया था, इंप्यूटेड कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, कॉस्ट यूनिट एप्लीकेबल टू बाइसिकल इंडस्ट्री, लास्ट क्लास में करवाया था, पर बाइसिकल। क्वेश्चन नंबर 16, सम कॉस्ट आर द इनकर्ड कॉस्ट एंड इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, आंसर नंबर सी, ये डेफिनेशन में ही मैंने बता दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 17, फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच रिमाइन फिक्स फॉर ईच यूनिट, ना बाबा ना, टोटल में फिक्स रहता है, पर यूनिट थोड़ी फिक्स रहता है, फिक्स इन टोटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंजेस इन आउटपुट। यस, मिल गया, ये आंसर आ गया, यही है चीज़, आंसर नंबर बी। 21 का आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल पर्पज ऑफ कॉस्ट ऑडिट, डिटेक्शन कॉस्ट ऑडिट, करेक्शन ऑफ एबनॉर्मल लॉसेज, ना केवल एबनॉर्मल लॉस से थोड़ी रिलेटेड है, एरर्स एंड फ्रॉड भी नहीं है, थोड़ा वाइडर है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन देखते हैं, पिन पॉइंटिंग एरिया ऑफ इनएफिशिएंसी एंड मिसमैनेजमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर एंड कंज्यूमर, यानी इन टोटलिटी आप सोशल बेनिफिट्स देखते हैं, इन टोटलिटी आप सोशल बेनिफिट्स देखते हैं। अच्छा, ऊपर लिखा भी हुआ है सोशल पर्पस, देखें ना, सोशल बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ शेयर होल्डर एंड कंज्यूमर, तो सोशल बेनिफिट्स, और ऊपर लिखा भी हुआ है सोशल बेनिफिट्स या सोशल पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। सोशल पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट यही है, बाकी सब तो बेनिफिट्स पर्पस तो हैं, केवल आपको फ्रॉड नहीं पता करना, फ्रॉड भी पता करना है, इनएफिशिएंसी भी पता करनी है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी देखना है, एबनॉर्मल लॉसेस भी देखने हैं, लेकिन साथ साथ सोशल बेनिफिट्स यानी शेयर होल्डर और कंज्यूमर्स के बारे में भी बात करनी है, तो ये सोशल, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एंड ऑफिस आर एग्जाम्पल ऑफ, मालूम है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स होते हैं, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस वगैरह। क्वेश्चन नंबर 20, cost accounting is nothing more than a detailed analysis of expenditure, ना, an instrument of management control, हाँ, useful only in such organization which has profit as the aim, no, loss हो profit हो कोई फर्क नहीं पड़ता, not needed if prices are beyond, छोड़ दो, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, कन्वर्जन कॉस्ट इज द समेशन ऑफ, बता दिया है, वेजेस एंड ओवरहेड पहले ही बताया है, तो हम लोग का देखो 21 क्वेश्चंस हम लोगों ने ऐसे कर डाले, टाइम नहीं लगा, ये तब टाइम नहीं लगा जब आपने अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग वे में तैयार कर रखा है। तो सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ने वाले बच्चों से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो केवल और केवल एमसीक्यूज़ पर ना जाएं, उनके साथ तो एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी अटैच हो गई है कि फर्स्ट दे हैव टू गो थ्रू विद ऑल द डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, आफ्टर दैट दे शुड ट्राई टू कंसंट्रेट ओनली ऑन दीज MCQs. If they just want to go through with these MCQs directly without having the knowledge of those basic concepts, they are unable to pass the examination. Might be Jai Mata Di, they can pass out, but luck is not with everyone. Is it clear? तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लेबर चैप्टर से रिलेटेड MCQs, मटेरियल चैप्टर से रिलेटेड MCQs को देखेंगे। थैंक यू बच्चों।